हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CG ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक 10th क्लास के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या? तो 46। कितनी होती है अगर पूछा जाए तो 46। गुणसूत्रों की संख्या 46। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े? 23 जोड़े मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक सामान्य मानव कोशिका में कुल 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 जोड़े। ठीक है, 23 गुणसूत्र माता के और 23 गुणसूत्र किसके होते हैं? पिता के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस मुक्त होती है वो होती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? ऑक्सीजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है गुर्दा, चौथा है हृदय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लीवर, यह पेट के कहाँ होती है जी? यह पेट के दाहिने ओर स्थित होती है। कहाँ होती है? पेट के दाहिने ओर। और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम जो होता है यकृत का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तीसरा है डीऑक्सी राइबोज, चौथा है राइबोज। तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है परागण। तो पौधों में जो भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जो उनका भोजन होता है। किनका भोजन? पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनने के लिए जो सहायक होता है वो होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, याद रहेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर एक अंगक है, ठीक है, जो कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने का भी काम करता है, जिससे एटीपी के रूप में जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो कौन सा है, कौन से रक्त समूह वाले जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब है कि ओ नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष को क्या बोलते हैं? ऊपरी 2 कक्ष को आलिंद एंट्रिया कहा जाता है और निचले 2 कक्ष को नियोल, ठीक है, विट्रिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप और ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से 180 मिलीमीटर। कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप 120 से 80 मिलीलीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? किसने किया था विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में? तो सी फंक ने। किसने? सी फंक ने जो है विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में कैसिमिर, इनका पूरा नाम है कैसिमिर फंक, ठीक है, इन्होंने जो है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन या विटामिने जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन बी और सी। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो ये दोनों है ना, ये जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन? बी और सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होता है। दूसरा है, विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। तीसरा है, मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है। चौथा है, कथन बी और सी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? तो विटामिनों का संश्लेषण जो है मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है क्या? नहीं होता है। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से प्राप्त होती है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिनें वसा में घुलनशील हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है आपको बताना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो केवल विटामिन ए, डी, ई, के है। कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई, के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, विटामिनों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन ए, डी, ई और के शामिल हैं। वसा में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है, विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। केवल ए सही है, केवल दो सही है, के एक और दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन। तो विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में क्या हो जाते हैं? अनेक रोग हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। विटामिन की कमी से मानव शरीर में अनेक रोग। विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मानव में जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन सी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? कौन से विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है भाई? तो विटामिन B1 का नाम, किसका नाम? B1 का नाम जो है थायमीन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, पेलाग्रा विटामिन B5, नापुंसकता विटामिन ई, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है? तो विटामिन डी जो है, याद रखिएगा, विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में विटामिन डी सहायक होता है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स, कौन से रोग? रिकेट्स, और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, याद रहेगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है? कौन सी बीमारी है जो फफूंद और कवक के कारण होती है? कौन सी बीमारी है? तो दमा,
एथलीट फुट और खस, ये उपरोक्त जो बीमारी है कवक और फफूंद के कारण होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग उत्पन्न हो जाता है? तो कौन सा कवक है जिसके कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग उत्पन्न हो जाता है? तो टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस जो है मनुष्यों में गंजेपन का जो है रोग उत्पन्न हो जाता है इसी के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं, मनुष्यों में गंजेपन का कारण बनने वाले कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। ठीक है, जिसे स्कैल्प या रिंग वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैल्प या रिंग वर्म भी। यह एक फंगल संक्रमण है जो खोपड़ी और बालों को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे पपड़ीदार धब्बे और बालों का झड़ना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? तो कवक से होने वाले संक्रामक रोग आपको बताना है दमा, एथलीट फुट, ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो कवक से होने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो है ए और बी दोनों हो जाएंगे कवक से होने वाले संक्रामक रोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलीमंस के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है जो हेलीमंस के कारण होती है? अतिसर, फाइलेरिया, ए बी दोनों या उपयुक्त सभी। तो कौन सी बीमारी है जो हेलीमंस के कारण होती है? तो ए और बी, अतिसर और फाइलेरिया, ये दोनों बीमारी जो है हेलीमंस के कारण होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग जो है जिसके टीके का विकास किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? कुत्ते से काटने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास लुई पाश्चर ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? तो किसने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? कौन से वैज्ञानिक थे? तो लुई पाश्चर ने ही बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग के कारण जो है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? तो प्रोटोजुआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया, पायरिया, पेंचिस, उपयुक्त सभी जो ये बीमारी हैं ये होती हैं प्रोटोजुआ के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिसर रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होते हैं और जिससे घाव हो जाता है बच्चों में अधिक होता है। तो कौन सा है जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है रोग? किसके द्वारा होता है? तो मक्खी और आंत। ठीक है, अतिसार रोग जो मक्खी द्वारा प्रसारित होता है जिससे घाव हो जाता है और बच्चों में अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, किसे कहते हैं? फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव कहते हैं। पैरों में सूजन आ जाना, वृषण कोष में सूजन आ जाना, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाना या उपयुक्त सभी। तो फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव कहते हैं ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी के कारण जो है
फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव कहते हैं, इस सभी कारणों के कारण हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।